नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ में सीएम योगी ने की बैठक, नगर विकास विभाग के साथ बैठक की। विभागीय कार्यों का सीएम ने जायजा लिया, नगर विकास विभाग का प्रेजेंटेशन भी देखा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर विकास विभाग के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, विभागीय कार्यों का जायजा लिया है, नगर विकास विभाग का प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा, सभी के साथ उन्होंने चर्चा की है। तो नगर विकास विभाग के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि यूपी में कोई आधार नहीं है, यूपी में सपा के लिए कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव बिहार में यात्रा में शामिल होकर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी और जो तेजस्वी की यात्रा है उसमें शामिल होंगे, किस तरह से देखते हैं? विपक्ष का जो एजेंडा है एक नकारात्मक एजेंडा, इसमें समाज में अनिश्चितता पैदा करके और संवैधानिक जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को किस प्रकार से चुनौती दी जा, किस प्रकार से जनादेश के अपमान करने का रास्ता निकाला जाए, इस पर ये लोग काम करते हैं। समाजवादी पार्टी आप देख रहे होंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई गतिविधि नहीं है, उनका कोई ऐसा कार्यक्रम अभियान नहीं है जो किसी विषय को लेकर वो जनता के बीच में हो। तो उनके पास जो राहुल गांधी या लालू यादव जी या जो उनका गठबंधन है, उस गठबंधन का जो एजेंडा है उस एजेंडे के साथ अखिलेश जी जुड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश और देश की जनता सब जानती है, उत्तर प्रदेश में तो कोई संभावना उनके लिए बची नहीं, अब बिहार में क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी अल्लाह ताला की नेमत है। उन्होंने कहा हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका? संगीत सोम को ज्यादा बच्चे और एक से ज्यादा शादियां करने से किसने रोका? रजवी ने कहा कि हिंदू खूब बच्चे पैदा करें लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये उनका बयान बड़ा घिनौना और निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। आबादी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से जो महरूम होता है उसके दिल से उसका कर्ब, उसका दुख, उसका दर्द समझिए। और अल्लाह ताला जिसको इस नेमत से नवाज देता है उसके यहाँ खुशहाली देखिए। तो ये नेमतें हैं अल्लाह की। किसने हिंदुओं को रोका वो बच्चे पैदा ना करें? किसने संगीत सोम को मना किया कि वो एक से मुतादिद शादियां ना करें? आइए आपको बताते हैं कि संगीत सोम ने वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर क्या कुछ कहा था। उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बैंड बाजा और डीजे पर हिंदू नाम अपनाकर कारोबार करने वाले मुसलमानों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गाजा बाजा, ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ है। साथ ही इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत कतई नहीं देता। इसीलिए मुसलमानों को अपने कारोबार में हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाजा बाजा, ढोल तमाशा अगर इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करता है या इस तरह के नाजायज कारोबार करता है तो वो सरासर शरीयत की रोशनी में नाजायज है। और जिन हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए।
इसकी कतन शरीयत इजाजत नहीं देती है। संसद भवन में कूदने वाला व्यक्ति यूपी का निकला। वो रेल भवन की तरफ से दीवार से कूदा था और सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ लिया। आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है और ऐसा लगता है कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर और नशे का आदी भी है। सुबह लगभग 5:50 पर एक व्यक्ति संसद की चार दीवारी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस कर्मचारियों ने फौरन पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए, लेकिन इससे पहले कुत्तों की नसबंदी की जाए, साथ ही बीमार और हिंसक कुत्तों को न छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की इजाजत नहीं होगी। आवारा कुत्तों के खाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार सवार हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे और टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। पुलिस ने ट्रक जब्त किया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अवैध वेंडर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। रेलवे मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ 24 अवैध वेंडर्स को पकड़ा। इसके अलावा बिना टिकट के स्टेशन पर घूम रहे हैं लोगों को भी पकड़ा गया है। साथ ही किन्नर को भी गिरफ्तार किया गया। रेल प्रशासन के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ पहली बार अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौजूद थे। जिसके बाद इस छापेमारी की कार्रवाई में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, या अवैध वेंडर्स थे, या वो किन्नर जो लोगों पर बेवजह प्रेशर बनाकर पैसा वसूलते थे। जिसके बाद से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मचा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस स्टेशन पर भीड़ बिल्कुल नहीं है, वेंडर्स गायब हैं। और अगर रेल के अधिकारियों को माने कि छापेमारी की कार्रवाई अभी 1 सप्ताह तक लगातार जारी रहेगी, और इस छापेमारी की कार्रवाई में जहां एक और 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वहीं इस कार्रवाई में 80,000 की पेनल्टी भी 2 घंटे के अंदर वसूली गई। अब इस छापेमारी के बाद से वो लोग जो रेलवे की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते थे, वो यहां से नदारद थे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बिहार के गयाजी में पीएम मोदी ने संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार कानून लाई है और कानून के दायरे में पीएम से लेकर सीएम शामिल है। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जमानत पर जेल से बाहर आए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री
उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। मानसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया और सत्र नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री ने गया जी की रैली में बिना एसआईआर का नाम लिए खुलकर समर्थन किया और यह साफ कहा कि घुसपैठियों को देश से जाना होगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। औरैया में घूसखोरी के आरोप में सस्पेंड एसडीएम राकेश कुमार सिंह और तत्कालीन मंडी सचिव सुरेश चंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। केस दर्ज किए जाने के बाद दोनों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। एडीएम ने कोतवाली सदर थाने में मामला दर्ज कराया। 18 अगस्त को बंद लिफाफा लेने के मामले से जुड़े हुए वीडियो के आधार पर ही केस दर्ज कराया गया है। सहारनपुर पुलिस ने आधार कार्ड में हेराफेरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। थाना बेहट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आसिफ, सागर और राजेश उर्फ राजू के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शामली के एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करते थे।
वो किसी जानकार की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे। रबर पर बनाए गए फर्जी थंबप्रिंट को स्कैनर से स्कैन करके आधार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करते थे और इसके बाद किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो बदल देते थे और इस काम के एवज में वो मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी फिंगरप्रिंट वाला रबर स्टैम्प, 2 लैपटॉप बरामद किया। फर्जी जनरेट करे हुए रबर स्टैंप पर जो फिंगरप्रिंट है उसके बेस पे लॉगिन करते थे और यहाँ पर एक फर्जी जनसेवा केंद्र चलाते थे, जिससे कि आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होती थी जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, वो लोग इसको चेंज करते थे लोगों के। इसके बेस पे जब पुलिस ने काम किया तो ये पूरी कार्रवाई हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महाराजगंज में नेपाल से निकलने वाला महाव नाला का तटबंध टूट गया है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से 10 मीटर तक महवा नाला का तटबंध टूटा है और इसे टूटने के कारण भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 10 मीटर तक इस नाले का तटबंध टूट गया है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। नेपाल में भारी बारिश के कारण ये तटबंध टूट गया है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से पानी छोड़ने के बाद रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम तैयार करके टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनको रहने के लिए मतलब तैयार कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे जो अगर पानी कहीं भरता है तो उसके लिए हमारे मतलब जितने भी मड पंप हैं सभी जो है वो क्रियाशील रहेंगे और पानी की निकासी तत्काल सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अलावा जो हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जो 24 घंटे कार्यरत है। जो भी बाढ़ संबंधी सूचना हो या कोई चीज़ है तो उस पर जो है आसान उसकी सूचना दी जा सकती है इन नंबर पर, जिसका टोल फ्री नंबर 1533 है। मथुरा के गांव फॉडर में एक नवविवाहिता महक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और बताया जा रहा है कि युवती की शादी 5 महीने पहले हुई थी और मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी के बाद आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के रौद्र रूप के बीच कुछ लड़के लापरवाही करते हुए मौत की छलांग लगा रहे हैं। इस बीच लड़कों ने बचने के लिए देसी जुगाड़ भी लगाया है। पानी में डूबे ना, इसको लेकर लड़कों ने कमर में खाली पानी की बोतलें बांध रखी हैं और इसके बाद तेज बहाव में तैराकी कर रहे हैं। तोफनाती नदी में किस तरह ये लड़के छलांग लगा रहे हैं और एक देसी जुगाड़ भी इन्होंने किया हुआ है। ना डूबे इसके लिए बोतलों को कमर से बांध लिया है और इस तरह छलांग लगा रहे हैं। आगरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कमर में खोखली बोतल बांधकर, खाली बोतल बांधकर ये तैराकी कर रहे हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं, बारिश के उफनाते पानी में जब छलांग लोग लगाते हैं तो डूबने की घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में उफनती नदी में लड़कों ने कमर से खाली बोतलें बांधकर छलांग लगाई है। अयोध्या में भव्य रामलीला के 7वें संस्करण के लिए भूमि पूजन हुआ है। रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक और साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला संपन्न होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को रामलीला में शिरकत करने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है। इस बार रामलीला की खास बात यह है कि इसका प्रसारण यूट्यूब समेत कई चैनल्स पर होगा और रामलीला में इस बार 190 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन भी किया जाएगा। हम तो निमंत्रण तो सबको देते हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है उनके और इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद दें। हम बड़े भाग्यशाली होंगे कि हमारे लिए प्रभु राम से बढ़कर हैं।
आज अयोध्या में जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से संपन्न हो पाया है। फिल्मी सितारों से सची अयोध्या की रामलीला का मंचन एक बार फिर अयोध्या में होने जा रहा है। इस बार 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्मी हस्तियां अयोध्या में रामायण के विभिन्न पात्रों पर अभिनय प्रस्तुत करती नजर आएंगी। 7वें संस्करण में इस बार पुनीत, राकेश बेदी, मनोज तिवारी समेत रजा मुराद जैसे नामचीन फिल्म जगत के चेहरे अयोध्या की रामलीला में नजर आएंगे। और इस बार अयोध्या की रामलीला बेहद खास होगी, जिसका मंचन रामकथा पार्क पे शाम 7 बजे से शुरू होगा और रात्र 10 बजे तक चलेगा। अयोध्या की रामलीला के 7वें संस्करण का आज अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, जिसमें अयोध्या के संत महंत भी मौजूद रहे। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। देवरिया में एडीओ पंचायत सीपी मिश्रा को देसाई ब्लॉक से हटाकर जिला पंचायत राज विभाग में अटैच किया गया है। सीपी मिश्रा पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल सीपी मिश्रा भटनी ब्लॉक में जब सचिव पद पर तैनात थे, तब गांव के विकास कार्य में लगे हुए 44 लाख से ज्यादा का ब्यौरा जिला पंचायत राज विभाग में नहीं दे पाए थे। लेकिन एडीओ पंचायत के इस मामले को दबाए रखा और बाद में सीडीओ ने मामले की जांच की। एक ऑडिट का वित्तीय अनियमितता का प्रकरण चल रहा था, तो उसी के निस्तारण तब तक जब तक नहीं हो जाते उनको अटैच कर दिया गया है। निस्तारण जब सेटिस्फैक्टरीली हो जाएगा तब उनको हम वापस की चार्ज दे देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की सीएम के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ। पुलिस ने हंगामा करने वाले शख्स को पकड़ लिया है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक प्रोग्राम जिसमें कि जबरदस्त हंगामा हुआ है और इस हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सीएम के कार्यक्रम में एक बार फिर से हंगामा हुआ। हंगामा करने वाला युवक पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। खबर गोरखपुर से है। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को वायरल फीवर और डायरिया के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं और ओपीडी में करीब 2500 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। डॉक्टर मरीजों को खान पान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। के मरीज अभी तक जो आए हैं 7-8 मरीज आए हैं, जिनको हम लोगों ने सबको स्वस्थ करके छुट्टी करके भेज दिया घर। मरीज को बचाव के लिए हम लोग यही संदेश देंगे कि भाई आप सबसे पहले कि अगर बारिश हो रही है इस बारिश में मत भींगे। वहाँ कहीं बाहर से धूप से आते हैं तो तुरंत फ्रिज का पानी निकाल के मत पीजिए। बाहर की कोई भी चीज़ें, खोली हुई चीज़ें को मत खाइए और जब भी खाना हो सफाई से और साबुन से हाथ धो करके खाइए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।